वेलकम बैक डॉक्टर रिचा। Thank you so much. Thank you for having me again. आज हम हैंडराइटिंग के बारे में बात करेंगे। यूजुअली पेरेंट्स सबसे पहले बोलता है कि मैम मेरे बच्चे को लिखना ही पसंद नहीं है। So ये स्टेटमेंट एक पिटारा खोलता है। जितना सोचने में लगता है कि पेन पकड़ के या पेंसिल पकड़ के लिखना ही तो है, हाँ। उतनी ही एक ये डीप साइंस है। तो लगभग 1.5-2 साल पर ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चे को क्रेयॉन या पेंसिल पकड़ाना शुरू कर देते हैं ताकि वो स्क्रिबलिंग या ऐसे शुरू करे। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम इंडियन पेरेंट्स बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं। हम अपने पेरेंट्स को गाइड करना चाहते हैं कि क्रेयॉन और पेन पकड़ाने से पहले डिफरेंट घर की कटोरियाँ पकड़ाना, ग्लास पकड़ाना और फिर हर एक साइज के ब्लॉक्स। कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं या कुछ बच्चे राइट हैंड। क्या उस टाइम पेरेंट को इंटरसेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इसको लेफ्ट से नहीं करो, राइट से करो? थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहूँगी। हैंडेडनेस हमारी ब्रेन से आ रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। नमस्कार, थ्रू दी एबल्ड आई पॉडकास्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चाहे आप हों चाहे हमारे बच्चे हों, एक स्किल जो हमेशा हमारी लाइफ में हमारे काम आती है वो है हमारी राइटिंग। आज के इस एपिसोड में आपको, चाहे बच्चा आपका 1 साल का है या कॉलेज जाने वाला है, हर एज ग्रुप के लिए हम कैसे हमारे बच्चों में राइटिंग के प्रति चाहे डर है या उसको और अच्छा बनाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी थ्रू डॉक्टर रिचा, जो कि एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने हमारे साथ पिछले पॉडकास्ट में बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप दिए सेंसरी इंटीग्रेशन पे। सो वेलकम बैक डॉक्टर रिचा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, और आप अपने टाइम दे के आए और पिछले पॉडकास्ट से हमें इतने सारे मैसेजेस आए, इन्फॉर्मेशन मिली, तो उनके बिहाफ पे पहले आपका धन्यवाद। थैंक यू टू एवरीवन, ऑल द ऑडियंस एंड स्पेशली टू यू। थैंक यू। तो आज हम हैंडराइटिंग के बारे में बात करेंगे। यूजुअली पेरेंट्स सबसे पहले बोलता है कि मैम मेरे बच्चे को लिखना ही पसंद नहीं है। सो ये एक बहुत ही जनरल टर्म हो जाती है। अगर इस स्टेटमेंट के साथ पेरेंट आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सो ये स्टेटमेंट एक पिटारा खोलता है, क्योंकि जितना सोचने में लगता है कि पेन पकड़ के या पेंसिल पकड़ के लिखना ही तो है, हाँ। उतनी ही एक ये डीप साइंस है, जिसके बहुत सारे सब प्रोसेसेस हैं। यानी फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू द ग्रिप टू द एबिलिटी टू हैव विजुअल मेमोरी ऑफ ऑल अल्फाबेट्स, नंबर्स, हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, जो भी लिपि, जो भी भाषा हम सब हर स्टेट में इंडिया में स्पेशली पढ़ते हैं, वो लिखनी भी आनी चाहिए। और उसके कई चीज़ों में हमें असेसमेंट करना पड़ता है ये जानने के लिए कि कोई बच्चा लिखने से क्यों भाग रहा है या उसको हैंड राइटिंग क्यों पसंद नहीं है। और ये एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड अ हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट, मैंने बहुत सारी लर्निंग ली है सालों, जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि कई बच्चे जिनको कोई और डिफ़िकल्टी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर वो हैंड राइटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो किस स्टेज पे कहाँ प्रॉब्लम है, उसको पकड़ के हम कॉज पे काम करते हैं और आउटकम्स फिर अच्छे आते हैं। राइट। तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, पेरेंट्स के लिए, क्या हमारी ऐसी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं कि हम चेक कर सकते हैं कि अच्छा अगर बच्चा 3 महीने का या 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का, किन किन स्टेजेस में क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हैंड राइटिंग? सो हैंड राइटिंग का सिंपल कि हाथ से लिखना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हैंड, एंड सिंस आपने बहुत कम एज वाले स्टेजेस बोले और वो हमारे लिए हिस्ट्री लेने में बहुत ज़रूरी होते हैं जी। ऑफ कोर्स। हैंड राइटिंग के प्रॉब्लम्स के बच्चे हमारे पास कम से कम भी 4-5 साल की उम्र में आते हैं, पर उनके कुछ इश्यूज शुरू से होते हैं। तो ग्रिप के जो स्टेजेस देखे जाते हैं, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी में एक रिफ्लेक्सिव ग्रास्प होती है, यानी जब हम उसके हाथ पकड़ते हैं वो हमारी
उंगली को टाइट पकड़ हाँ, लेते हैं, और कई हाँ, पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं अरे ये मेरा हाथ पकड़ लेता है और हाँ, पकड़े रहता है। हाँ, वो एक्चुअली एक रिफ्लेक्सिव ग्रास्प होती है। रिफ्लेक्स मतलब वो जैसे ही कुछ बच्चे के हाथ में आएगा वो उसे ग्रिप करेगा। ओके, सो 2 से 3 महीने तक ये नॉर्मल होती है। उसके बाद आती है हमारी अल्नर, यानी इस तरह की ग्रास्प कि कुछ भी बच्चे को जैसे रैटल या हम पकड़ाते हैं 4-5 महीने पे, तो वो उसे यहाँ साइड से पकड़ के हल्का हाँ, हल्का हाँ, ऐसे चलाने लगते हैं। यस, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है रेडियल, यानी वो यहाँ अब हैंडल पकड़ के वो रैटल बजाएंगे या हुँ, चम्मच देंगे तो हुँ, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर उसकी डायरेक्शन एक प्रॉपर नहीं होती हुँ, है। वो रेडियल और पाल्मर, उससे आती है पामर ग्रास्प रेडियल के बाद, जिसमें वो चम्मच या पेन जो भी अगर उन्होंने इस तरह का कोई हैंडल वाला चीज़ पकड़ा है, वो एटलीस्ट अपने शरीर से दूर पकड़ के कुछ करने की कोशिश करने लगते हैं। राइट, और 1 साल का होते होते धीरे धीरे वो पिंसर, यानी बारीक चीज को थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पकड़ पाने की कोशिश करते राइट, हैं। यानी हम अगर कागज के टुकड़े हम जब चेक करते हैं 1 साल हुँ, के बच्चे की पिंसर बनी कि नहीं, तो हम कागज के छोटे छोटे पीसेस देते हैं और बच्चा उसको अगर इस तरह अटेम्प्ट कर रहा होता है तो हमें दिख रहा होता है कि अभी पिंसर नहीं नहीं डेवलप हुई डेवलप है। हुई, पर कुछ बच्चे उसको ऐसे दोनों पैड से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पिंसर बनती है। हुँ, सो ये स्टेजेस प्लस साथ में हम ग्रॉस ग्रास्प बोलते हैं। जैसे बच्चा अगर कप पकड़ता है तो सिलिंड्रिकल, बॉल हाँ, पकड़ता है तो स्फेरिकल, हाँ, किसी बैग को पकड़ना चाहता है तो हुक हुँ, ग्रास्प। ये स्टेजेस ऑफ ग्रिप एंड ग्रास्प्स होते हैं जो हम एज थेरेपिस्ट एनालाइज करते हैं कि क्या उसकी मेच्योर हुई हैं एज के हिसाब से, हुँ, और अगर कहीं उनमें हुँ, ब्लॉक है। और उसके बाद और भी कई हैंडराइटिंग के स्टेजेस हम चेक करते हैं। राइट। तो क्योंकि हम व पूरा एज ग्रुप कवर करने वाले हैं और अभी हमने छोटे बच्चों की बात करी है, तो लगभग 1.5-2 साल पर ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चे को क्रेयॉन या पेंसिल पकड़ाना शुरू कर देते हैं ताकि वो स्क्रिबलिंग या ऐसे शुरू करे। सो इन प्री राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए ताकि ये ग्रिप्स इम्पोर्टेंट ग्रिप्स जो है ये बन सकें, फिर बच्चा पेंसिल या क्रेयॉन तक ब पहुंचे। क्रेयॉन तक पहुँचे? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम इंडियन पेरेंट्स बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं जल्दी हाँ, से पेन और पेंसिल पकड़ाने के लिए। हाँ, लेकिन हम अपने पेरेंट्स को गाइड करना चाहते हैं कि वो फाइन मोटर मसल्स और इन हैंड मैनिपुलेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आप क्रेयॉन और पेन पकड़ाने से पहले बहुत बारीक, अ, छोटे पे थोड़ा सा बड़ा, यानी डिफरेंट घर की हुँ, कटोरियाँ पकड़ाना, ग्लास पकड़ाना, और फिर हर एक साइज के ब्लॉक्स की तरह अच्छा, टॉयज में लेके जब हुँ, वो बच्चा इतने क्यूब को पकड़ेगा, फिर बड़े क्यूब को पकड़ेगा, बॉल को पकड़ेगा, छोटी कटोरी हुँ, पकड़ेगा, वो सारे उसके डिफरेंट हैंड फंक्शंस को डेवलप कर रहे होते हैं। हुँ, फिर साल सवा साल का होते हुए हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप क्ले यूज़ करना शुरू कर अच्छा, सकते हैं। नहीं तो घर में जब मम्मी रोटी बना रही है तो छोटे आटे की हाँ, बच्चे को पकड़ाओ, वो आपके साथ कोशिश करे उसको तोड़ना, उसके पीसेस बनाना, उसको हाँ, गोल गोल घुमाना। हाँ, अ, दाल राजमा वगैरह के साथ ट्रांसफ़र स्किल्स सिखाना कि एक कटोरी से दूसरी कटोरी में पलट रहे हैं। अच्छा, सूजी में और मैदा, इस तरह की जो ग्रेन्स जो नेचुरल टेक्सचर भी देते हैं, हुँ, जिसमें दोनों मोटर और सेंसरी डेवलपमेंट हैंड्स की होती है, वो राइट, देनी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा-सा हल्का फर्नीचर पुश कराना, खींचना, हाँ, थोड़ा-सा बैग अगर सब्ज़ी का पैकेट आप हुँ, लाए हो तो बच्चे को कहना कि खींच के ले जा। ये हाँ, सब काम बहुत ज़रूरी होते हैं जो बच्चे के हैंड फंक्शंस को डेवलप कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, सो बहुत फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने बड़ी घर की सिंपल वेरी नाइस, एक्टिविटीज़ के हुँ, द्वारा बताया कि आप इस तरह से हाथों को हुँ, स्ट्रॉन्ग बनाइए, बिकॉज़ फॉर ह्यूमन्स हाँ, आवर हैंड इज़ द मोस्ट यस, डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हाँ, अनलाइक अदर हाँ, एनिमल्स, एंड सो गॉड हैज़ डिज़ाइन्ड आवर हाँ, हैंड्स वेरी वेरी हाँ, साइंटिफिकली कि कितनी टाइप की चीज़ें हम हाथ से कर सकते हैं। करेक्ट, हैंड राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल है, बट उससे पहले गुड हैंड फंक्शंस रेडीनेस पेंसिल क्रेयॉन पकड़ाने से हुँ, पहले ज़रूरी है। आजकल के राइट, कुछ बच्चों का जो स्क्रीन पे है वो उनकी उँगलियाँ क्योंकि स्क्रीन पे यूँ चल रही हैं, करेक्ट, और जब उन्हें पकड़ाई जाती है कि अब तुम ये पकड़ो और इससे लिखो, हुँ, सो देयर इज़ सच अ रिजेक्शन
राइट। So that is one small point that just came to my mind and I हाँ, mentioned. But what I'm trying to say is कि अगर मदर मटर छील रही है तो 2 साल के बच्चे करेक्ट। को देना, मटर पत्ते छीलना। तोड़ रही है हाँ। पालक के तो कहना कि चलो साथ में, ये सारे हमारे स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड को एक्टिवेट करते हैं और ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए। राइट। सो इसीलिए बोला जाता है कि टॉडलर्स आर लिटिल एक्सप्लोरर्स। उनको सारे ड्रॉर्स खोलने हैं, सारा सामान निकालना है। सो यूजुअली मदर्स क्या करती हैं, दे लॉक। देखिए, मतलब आई थिंक अगर बच्चा कर रहा है तो उसको वो, अगर उसके हार्मफुल चीज़ें नहीं है उसके लिए, तो वो करने देना चाहिए, क्योंकि इससे वो एक तो टेक्सचर्स, चीज़ों को निकालना, समझना, उनके टेक्सचर्स के साथ-साथ वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है। बिल्कुल। तो 2 ढाई साल के आने पे हम ये भी देखते हैं कि कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं या कुछ बच्चे राइट हैंड। सो क्या राइटिंग में अगर बच्चा एक हैंड प्रेफ़रेंस दिखा रहा है, उन सिचुएशन में हमें क्या बच्चे को, क्योंकि यूजुअली हम लोग राइट हैंड राइटिंग पे ही प्रेफ़रेंस देते हैं। क्या उस टाइम पेरेंट को इंटरसेप्ट करना चाहिए कि नहीं, इसको लेफ्ट से नहीं करो, राइट से करो? नहीं, सो थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहूँगी। हैंडेडनेस हमारी ब्रेन से आ रही है, ये जी। हमारे हाथ में नहीं है। हुँ, ज़्यादातर पॉपुलेशन जो राइट हैंडेड है, हम लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है। ओके। जो लेफ्ट हैंडेड होती है वो राइट ब्रेन डोमिनेंट होती है। हुँ, हमारे नेटवर्क्स क्रॉस करते हैं। सो ये डोमिनेंस, जो हैंड प्रेफरेंस, हैंडेडनेस, ये सब चीज़ें हम बोलते हैं, हुँ, ये बच्चे का सिग्नल ब्रेन से आ रहा होता है। ओके। 1.5 साल तक बच्चों को दोनों हाथ बराबर इस्तेमाल करने चाहिए, हुँ, चीज़ों को पकड़ने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर आप शुरू से देखें कि इससे कम उम्र में भी बच्चा एक साइड ज़्यादा ही यूज़ करता है और हाँ, दूसरे को इग्नोर कर रहा है, तब भी चेक कराना ज़रूरी होता है। कई अच्छा, बारी कुछ बच्चों में किसी एक साइड की वीकनेस निकल आती है, रेयरली, बट दैट इज़ ओके, वन वे वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सर्टेन चिल्ड्रन विद हेमी और अदर कंडीशंस ऑल्सो। सो ओके, 1.5 साल तक बच्चे दोनों बराबर, कभी इस हाथ से उठाएंगे, कभी हाँ, इस हाथ से करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन शुरू होती है और हम उनको देखना शुरू करते हैं कि हाँ, अब वो ज़्यादातर रोटी तोड़ते हैं तो एक लेफ्ट में, अगर राइट हैंडेड बनेंगे तो लेफ्ट से पकड़ते हैं, राइट से खींच रहे हैं। राइट। चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइट से यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। हुँ, सो बट इफ इन most of the, in some children, if by 2.5 years, 3 years, we हुँ, see that it's very 50-50 mixed handedness लग रही है। राइट। इधर से भी हुँ, स्पून कभी खा लेते हैं, कभी हाँ, कभार दूसरा भी कर लेते हैं। तो we have to now ascertain that there are 1% of people who could be mixed dominant. We may have to be letting them be, but handwriting जैसी चीज़ें एक specialized task है. It's ओके, a very precision based activity, so it needs a specialized hand. So when we come to that stage, we do want that उसके लिए हम एक side को specialize करें. And then again, as an therapist, I have the knowledge where sometimes when children come to us with mixed हुँ, handedness issue, we do assess to find out कि क्या handedness उसकी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरली और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग राइट से हो। कई फैमिलीज में ये फोर्स किया जा रहा होता है बच्चे को कि नहीं, राइटिंग राइट से ही करो। हुँ, उन बच्चों में भी कुछ दिक्कत आ सकती है हुँ, रिलेटेड लेटर टू हैंड राइटिंग रिवर्सल्स एंड मिरर इमेजेस, नॉट वांटिंग टू राइट, फॉर्मेशंस अच्छे नहीं हैं। हुँ, सो वो गलती नहीं करनी है। अगर बच्चा डोमिनेंटली लेफ्ट हैंड ही यूज कर रहा है, सो इवन इफ, कई केसेस में ये जेनेटिक होता है, पर इवन इफ इट इज नॉट, इट शुड नॉट बी डिस्करेज्ड एट ऑल। एंड लेफ्ट हैंडेड पीपल आर creative, they do very good, so one has to be हुँ, open about this हुँ, since you are not blocking the signals. राइट। कुछ 2-3 टिप्स मैं पेरेंट्स को दे सकती हूँ जो कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि हैंडेडनेस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू हैंड्स, वो हमारी लेगेडनेस भी है, वो हमारी आईज में भी है, वो हमारे ईयर्स में भी है। सो अच्छा। अगर मैं एक बच्चे को बुलाऊं कि इधर आओ, मुझे तुम्हारे कान में एक बात बतानी है, हुँ, और वो बच्चा सामने से आएगा और वो राइट हैंडेड है, तो 99% वो मुझे अपना राइट ईयर ऑफर करेगा बात सुनने ओह! के लिए। मैं उसे एक पेपर से बोलूं कि देखना है, तो हम
राइट आई यूज़ करेंगे, और अगर मैं उसको बॉल दूं कि किक करो तो वो हम्म। राइट पैर यूज़ करेगा। सो एक ये सिंपल चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट ईजी एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर पेरेंट्स टू नो दैट हाँ। we are not just, that is why it is not just writing but our whole dominance of ear, eye and leg also, हाँ। that ascertains one's sidedness. राइट। And अगर उसके बावजूद भी confusion है, then we हम्म। have structured examinations to conduct on children to हम्म। find out हम्म। कि brain actually कौन से signal भेज रहा है। हम्म। और अगर कुछ केसेस में वो ambidexterity आती है, हाँ। यानी they can use both हाँ। sides, then we still decide for which handwriting has to be limited, ताकि वो एक precision activity की तरह आगे बढ़ सके। करेक्ट। तो अगर हम हैंडराइटिंग को लेके उसमें आने वाले इश्यूज देखते हैं, तो यूजुअली जो टीचर्स हमें क्लासरूम से फीडबैक देते हैं कि 4 तरह की राइटिंग इश्यूज आते हैं बच्चे को। एक तो ब्लैक बोर्ड को देखकर कॉपी करना। हम्म। दूसरा इश्यू हो जाता है कि बुक सामने पड़ी है, सामने वाले टेक्स्ट को देखकर उसको नोट Copy करना। करना। थर्ड आ जाता है, क्लास में डिक्टेशन मिल रही है और बच्चा सुनते हुए कॉपी कर रहा है। कॉपी नहीं कर सकता या डिक्टेशन नहीं ले सकता। और फोर्थ होती है कि अगर एक बच्चे को टॉपिक दिया जाए और उस पे बोला जाए आप इस पे कुछ लाइंस लिखिए, उस केस में भी बच्चों को राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो क्या, हाउ डू वी मैनेज, हम पेरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि इनमें से अगर कोई इशू आ रहा है तो हम हर इशू को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं? सो ये चारों टाइप्स ऑफ राइटिंग ज़्यादातर हर स्कूल में बच्चों को स्टेज वाइज एक्सपोजर मिलता है। छोटी क्लासेस में टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं, यस। तो उस समय बच्चों की विजुअल प्रोसेसिंग स्ट्रांग होती है, यानी वो ओके। देख के कॉपी कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड से कॉपी करने को हम फार पॉइंट कॉपिंग कहते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट स्टेज पे बच्चे के सामने जब बुक, वो इतनी रीडिंग डेवलप कर लेते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमें ये क्वेश्चन कॉपी करना है या आंसर यहाँ से यहाँ कॉपी करना है, तो उसे हम नियर पॉइंट कॉपिंग कहते हैं। जब फोर्थ फिफ्थ तक आते हैं तो टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखना कम कर देती हैं और डिक्टेट करती हैं क्लास में, और हाँ। सुन के आपको नोट्स लेने होते हैं, जिसमें ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्ट्रॉन्गर होती जाती है बच्चों की, इसीलिए कन्वर्ट होता है। और फिर एक इंडिपेंडेंट राइटर, अल्टीमेट राइटिंग, हैंड राइटिंग का पर्पस यही है कि हम अपने विचारों को हाँ। लिख पाए, हम हाँ। उनको अच्छे से अपने थॉट्स और राइटिंग प्रोसेस में एक बैरियर ना बनने दें कि जो मैं सोच रही थी वो क्रिएटिव आइडियाज, पर मैं लिखती हूँ तो या तो मेरे को लिखना पसंद नहीं है या मेरे वो आइडियाज गायब हो जाते हैं। सो दैट इज अ गैप। सो ये चारों में हम अलग अलग, जैसे मैंने बताया पहले विजुअल प्रोसेसिंग, तो उसके कुछ स्टेजेस में एक विजुअल परसेप्शन बोली जाती है चीज़, यानी अगर मेरे ब्रेन में एक फोटो बनी है कि 3 लाइनें जो इस तरह बनी है उनका नाम ए है और मेरे हाथ को इस तरह चलना है ए बनाने के लिए, राइट। ये एक विजुअल, आईज ने कैमरे से वो ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज ली, उसको कन्वर्ट किया और मेरे हाथ ने उसको ऊपर देखा, कॉपी किया। कई बच्चों में ये दिक्कत इसलिए आती है कि जब वो अपना हेड रेज करते हैं तो वो उनका विजुअल प्रोसेसिंग हिल जाता है, वो टीचर की लिखी हुई वर्ड्स मिस करने लगते हैं, या कहाँ स्टेटमेंट स्टार्ट हुई थी कहाँ एंड होनी है वो मिस कर देते हैं, उनकी स्पीड नहीं बन पा रही होती, और वो धीरे धीरे आधा काम हो चुका है, वो टीचर मिटाई देती है मेरे लिखने से पहले, वो पूरा नहीं कर पाते। इसमें भी कुछ हमारे एटीएनआर या कुछ ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जब हेड मूवमेंट की वजह से बच्चे की राइटिंग की सिचुएशन या स्पेशल ओरिएंटेशन बदलती है और वो राइटिंग में असक्षम होने लगते हैं। और भी इसके कई कारण हो सकते हैं, पर हम मोटा मोटा ले रहे हैं। नियर पॉइंट कॉपिंग में क्योंकि हेड मूवमेंट इतनी नहीं होती है, सो कई बारी आप, और जो साइज ऑफ द बुक प्रिंट है वो काफ़ी छोटा होता है, तो समटाइम्स द अगेन द एरियाज ऑफ स्पेशल ओरिएंटेशन एंड अदर विजुअल क्लोजर, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको राइटिंग में दिक्कत दे सकती हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग, टीचर ने बोला ओके द फॉक्स एट द काउ, तो मैं उसको कुछ मिस कर देती हूँ, मैंने 8 वर्ड नहीं लिखा। तो अगर इस तरह की एरर है तो मुझे उसकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग, सुनने की क्षमता में कमी नहीं होती, द चाइल्ड विल हैव नॉर्मल हियरिंग एबिलिटी, बट प्रोसेसिंग में कहीं वो इंफॉर्मेशन मिस कर दे रहे होते हैं। तो हम जब पूछते हैं कि अगर घर में इसको 2-3 इंस्ट्रक्शन दी जाए तो मम्मी कहेगी हाँ ज़्यादातर एक भूल जाता है, पहले जाके न्यूज़पेपर ले आइयो, फिर डोर बंद कर दियो और फिर अपनी कॉपी लेके बैठ जाइयो, तो वो एक इन्फॉर्मेशन मिस कर देता है और वही बच्चे क्लास में कॉपी, डिक्टेशन से कॉपी करने में इशू कर रहे होते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स क्रिएटिव राइटिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ राइटिंग वेयर आई कैन राइट, एंड उससे
पहले वाले हम इन स्टेजेस को एनालाइज करते हैं कि द होल मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग बिकम्स सो ओवरवेलमिंग फॉर द चाइल्ड दैट वो जो याद करके आए हैं लिखने के लिए या वो अपने उसी वक्त कुछ बना रहे हैं, पर उनको जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग की वजह से गैप होता है, तो ये भी एक कंसर्न होता है जो हम हेल्प कर पाते हैं टू नॉट मेक दैट मैकेनिकल प्रोसेस अ टफ टास्क बट टू help them in easing it out so that the flow of ideas happens more smoothly. तो इसमें हमारे कई तरह के हम थेरेपी में या हैंड राइटिंग के इंटरवेंशंस करते हैं जो हर स्टेज पे हर क्लास में सब्जेक्ट वाइज हेल्प किया जा सकता है. कई मैनिपुलेटिव्स और कई मेथडोलॉजीज हैं इन आवर थेरेपीज जो हम यूज़ करते हैं टू हेल्प चिल्ड्रन एट विच एवर स्टेज दे कम टू अस एट. नाइस. तो डॉक्टर रिचा, कुछ हम ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप हमें बता सकते हो कि कहाँ से शुरू करें ताकि बच्चों का फंडामेंटल ठीक हो, जो परसेप्शन आप कह रहे हो, विजुअल परसेप्शन है या हैंड मूवमेंट है, किस तरह से हम घर में ही कैसे कराएं ताकि बच्चों में ये जो राइटिंग का फंडामेंटल अगर ठीक हो जाता है तो फिर बाकी आने वाली चीज़ें इजीली मैनेज हो जाए. यस, कुछ चीज़ें जो हमने शुरू में बताई, उसके अलावा मेरे पास कुछ मटेरियल है. मैं अपने साथ कुछ हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स जो एक डिज़ाइंड करिकुलम है एज अ पार्ट ऑफ आर थेरेपी, हम उसमें से कुछ चीज़ें कभी यूज़ करते हैं. ओके. तो ये वुड पीसेस है जिसमें 4 तरह के वुड पीसेस होते हैं, जैसे हम बिग लाइन, बिग कर्व, लिटिल लाइन एंड लिटिल कर्व बोलते हैं. और ये चीज़ें, ये चारों ब्लॉक्स हमारे को पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट बनाने में हेल्प करते हैं. ओके. सो जब हम बच्चे को सिखाते हैं, अगर मैं उस बच्चे को ये कंस्ट्रक्ट करना सिखा सकती हूँ कि एक बिग लाइन और एक लिटिल कर्व पी बना रहा है. हाँ. सो जब ये कंस्ट्रक्शन बच्चे ने करी वुड पीसेस के द्वारा, तो उसके बहुत सारे सेंसेस इस्तेमाल हुए. उसने बच्चे ने इसको टच किया कि ये बिग लाइन है, हाँ. ये लिटिल लाइन है, हाँ. ये लिटिल कर्व है. तो जब मैं उसे ये फील कराती हूँ, दिस imprints in the brain the whole shape and structure of the alphabet, जो सिर्फ अगर विजुअली दिखाने से या मैचिंग कराने से कि ये पी है ये. So these manipulatives that we use with children are very helpful in developing those pre-reading skills also, because writing is preceded by reading, which is identification of these alphabets and numbers. तो ये ब्लू क्यों लिया है, इसका बैकग्राउंड? ये ब्लू पे जब अल्फाबेट बनते हैं, दैट द ब्रेन्स परसेप्शन टू दिस कलर coordinated pattern is the maximum. So through research it was shown that a blue background and then using these shaded wood pieces will have the maximum imprint on the visual memory of a child. So और ये सारे manipulators में एक कॉमन चीज़ है कि ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एक स्माइली फेस बना होता है, क्योंकि इंग्लिश इज अ top to down, left to right language. Yes. And we, from before giving them pencil and crayon, we want them to know that their hand movement always has to be top to down and left to right. And because they are kids, a smiley face will always be a thing कि कहाँ से start करना है, smiley face के पास जाएंगे. So big line down, big line across, little line across, L. So पहले हम wood pieces से उनको कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं. तो हमारे पास ऐसे कार्ड्स बने हुए हैं. अभी क्या करना है, सिर्फ पहले वुड पीसेस को स्माइली फेस से जो बने हुए के ऊपर हमारे को अपनी ब्लॉक्स को रखना है. तो जब मैं यूँ रख के दिखा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं एक मैचिंग वाले लेवल पे स्टार्ट हो रही हूँ, वेयर द चाइल्ड हैज टू जस्ट डू ऑन द मेड कार्ड्स. After this, we use these blue mats and do the same construction. After blue mats, we start using this slate. Again, this has a special wood and a special slate thickness कि चौक जब बच्चा इस पे इस्तेमाल करेगा तो जो रेजिस्टेंस बच्चे की फिंगर्स को मिलेगी, वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है before they can use a pencil or a crayon. That chalk and slate gives a very good resistance and it's very strongly recommended. आजकल एक रिप्लेसमेंट यूज़ होती है जहाँ बच्चे वाइट बोर्ड और मार्कर्स यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादातर ईजी लगती है सबको, लेकिन वो बहुत
क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है और हाथ फिसलता है, हाँ सो हल्के से प्रेशर पे भी इम्प्रिंट आ जाता है, हाँ सो दे आर नॉट यूजिंग द राइट मसल्स देयर, सो वो दैट शुड बी यूज्ड एडवांस स्टेजेस में। सो जो स्लेट और चौक का रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी गुड टू डेवलप दैट थिकनेस। और वाओ लेटर जिन बच्चों में हल्का लिखने का इशू होता है, वो यस प्रेशर पूरा नहीं लगा रहे हैं, हमें कई बार थेरेप्यूटिकली उन्हें स्लेट पे ट्रेनिंग देनी पड़ती है, बट अगर वही डेवलपमेंटली सही स्टेज पे की गई है तो उस तरह के इम्प्रॉपर प्रेशर स्पेसिंग ये इश्यूज नहीं आते हैं। इसके बाद हमारे पास डबल लाइन ब्लैक बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लोअर केस अल्फाबेट्स, यानी जब मैं उनको इनके बीच में सिखाती हूँ, ये छोटे छोटे स्पॉन्ज पीसेस, छोटे हाथों के लिए छोटी चीज़ें रेकमेंडेड हैं। अच्छा। आजकल जो मार्केट में बड़े बड़े क्रेयॉन्स, कोन शेप, बॉल शेप इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इमेजिन करिए एक छोटे से 3-4 साल के बच्चे का हाथ का साइज, और जब मैं बड़ा क्रेयॉन दे रही हूँ हाँ तो वो पिंसर या डायनामिक ट्राइपॉड नहीं बना रहे हैं जो एक्चुअली राइटिंग के लिए चाहिए। तो आप छोटी चीज़ों को घर में फेंकिए नहीं, छोटे छोटे क्रेयॉन्स, चॉक्स के छोटे पीसेस बच्चों को पकड़ाइए। बल्कि पेरेंट्स स्पेशली वो बड़े क्रेयॉन हाँ, खरीद के लाता है कि पेरेंट्स बच्चा और आसानी से बच्चे भी कि पकड़े। ओ इसका टूट गया, अब ये अब नया चाहिए, और हम हाँ फटाफट दे देते हैं कि हाँ अरे 15 रुपए का ही तो आता है। हाँ लेकिन जितनी आप छोटी चीज़ों से छोटी एज में बच्चों को लिखवाएंगे, उनकी ये ग्रिप और डायनामिक ट्राइपॉड, थंब और इंडेक्स की मसल्स बहुत अच्छी डेवलप होंगी। सो स्मॉल थिंग्स फॉर स्मॉल हैंड्स इज व्हाट वन हैज टू रिमेंबर। एंड देन दिस ब्लैकबोर्ड अगेन teaches that if I do, and the resistance that I get, and I know these are two borders, they will always have a better writing capacity. ओके So for example, अगर मुझे D लिखना है तो मैं इसके बीच में गई, आप touch the line and go away. So we call this wet dry try method also. कि हम अच्छा। जब बच्चे को इस तरह के छोटे स्पॉन्ज क्यूब्स वेट करके उन्हें इसमें लिखते हैं, लिखने को बोलते हैं, so again the texture, the wetness makes their memory very strong. वाओ So we recommend 2 line to practice for lower case, because जब आप ये गाड़ी चलाना सीख रहे हो हाँ तो 2 फिक्स्ड लाइंस के बीच में चलाओगे तो बेटर है, rather than many random lines जिसमें गाड़ी इधर उधर घूम रही है। हाँ सो डेवलपमेंटली बहुत रिसर्च की गई है कि व्हाट इज द राइट स्टेज टू गिव व्हाट टूल, एंड द यूसेज ऑफ crayons and pencils should always follow after a lot of usage of वाओ pre-fine motor skills, manipulatives like these, जो घर में भी आप सिंपल चीज़ों से बना सकते हैं। कि crayon है जो दोनों तरफ से, मैंने so when they फर्स्ट flip टाइम it, देखा है। सो आप फ्लिप कर सकते हो। बच्चा को दिल कर रहा था, उसने स्काई को ब्लू से कलर किया, इनसे ओके अब नीचे अम्ब्रेला ऑरेंज से करते हैं, तो वो इसको फ्लिप करेगा और हाँ ऑरेंज यूज करने लगेगा। सो दिस फ्लिपिंग मूवमेंट इज अ वेरी गुड हैंड मैनिपुलेशन। सो इस तरह की कुछ चीज़ें आप सोच के लीजिए और वो हेल्प करेंगी। नहीं तो घर में 2 क्रेयॉन्स को टेप से बांध दीजिए, यू कैन यूज द सेम थिंग, बट व्हेन दे आर डूइंग थिंग्स इन द हाँ वे दैट इट लर्न्स टू फ्लिप, द लेटर स्पीड ऑफ राइटिंग जो बड़ी क्लासेस में चाहिए होती है, उसकी फाउंडेशन इन्हीं सालों में बन रही होती है, वाओ जो पेरेंट्स अगर सही तरीके से शुरू से करें तो आगे इश्यूज नहीं आएंगे। वाओ आपके पास कुछ छोटी छोटी पेंसिल्स भी हैं। तो ये इनको गोल्फ साइज पेंसिल्स बोलते हैं। ये रेकमेंडेड साइज है अगेन डेवलपमेंटली, जो जब पेंसिल की स्टेज पे आते हैं, जो हम लगभग 4 साल के आसपास इंडिया में मानते हैं, वो इतनी साइज की देनी चाहिए। जो हमारी फुल लेंथ पेंसिल्स मार्केट में मिलती हैं, अगेन वो इस तरह का, अगर बच्चे का हाथ छोटा सा है और वो इतनी लंबी पेंसिल जा रही है, वो उसको गिराते रहते हैं, वो यूं घूमती रहती है, एंड दे आर नॉट एबल टू डू इट। सो दीज आर कॉल्ड गोल्फ साइज पेंसिल्स। ये भी हैंड राइटिंग विदाउट टीयर्स की हैं, लेकिन बहुत अलग ब्रांड्स में भी मिलती हैं। या आप घर में पेंसिल को आधा तोड़ लीजिए और 2 शार्पन करके उनके पेंसिल बॉक्स में रेडी करके दीजिए। आई थिंक हमारे पॉडकास्ट से मैन्युफैक्चरर्स को भी एक टिप मिलना चाहिए कि छोटे एज ग्रुप के लिए रेकमेंडेड छोटी पेंसिल्स भी बनाई जाएं। जो बहुत सारे बच्चे जो जैसे हम बात कर रहे थे कि क्लास में नहीं लिखते, उनकी चीज़ें गिर रही होती हैं। समटाइम्स हमने यही करके देखा कि पेंसिल साइजेस छोटा कर दीजिए, क्रेयॉन्स छोटे छोटे दे दीजिए, और उसी में ही इतना चेंज आ जाता है। और हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं कि ये लिखता नहीं है ये। सो अ लॉट ऑफ योर द राइट यूसेज ऑफ मटेरियल फॉर चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट रिकमेंडेशंस कहीं आइडियली है नहीं। सो जो मार्केट में फैंसी चीज़ होती है हम जाके वो ले लेते हैं, और यही चीज़ें आगे हमारे को
जो राइटिंग बुक्स पेरेंट्स खरीदते हैं, वर्क हाँ बुक्स आजकल बहुत कलरफुल और बहुत ओवरवेलमिंग पिक्चर्स बनी, हमें लगता है बहुत अच्छी है, हाँ बच्चा एंजॉय करेगा, कलर्ड है, लेकिन द रियल रिकमेंडेशन इज़ कि हम ब्लैक एंड वाइट बुक्स यूज़ करें, जिससे उनकी जो वो काम कर रहे हैं वो बेस्ट ब्रेन उसमें अडेप्ट करती है, और फिर उसमें they should fill their colors as per their choice, which also becomes a coloring activity and increases creativity. कई बच्चों को ज़्यादा कलरफुल पेजेस पे काम करने में भी दे गेट ओवरवेल्म्ड एंड दे नॉट एबल टू फोकस कि हमें राइट करना क्या है. हाँ डॉटेड पैटर्न्स भी आइडियली रिकमेंडेड नहीं है, जो हमारी मार्केट फ्लडेड है हाँ डॉटेड करेक्ट बुक्स से. हम लोग भी मतलब मैं अगर अपने बच्चों की बात करूं तो मैं भी वही पैटर्न वाली स्टैंडिंग लाइन सो स्लीपिंग हमारे लाइन ब्रेन स्लांटिंग उसके लिए नहीं बने हैं. अगर मैं एक शेडेड पैटर्न दे दूं, जो ग्रे शेडेड सा एक पैटर्न पूरा दे के बच्चे को, जब उस पे जिस तरह से आपने मेरे कार्ड्स पे देखा कि ये ग्रे शेडेड पैटर्न पूरा बना हुआ है, डॉटेड नहीं बना है. हाँ कई बारी बच्चे वो डॉट टू डॉट पैटर्न ही देखते रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द होल पिक्चर. सो अच्छा डेवलपमेंटली वो recommended नहीं होता है. But unfortunately most of the schools and most of the parents themselves are only doing that. And क्योंकि मेरे पास वो बच्चे आते हैं जो हैंड राइटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, द मोमेंट आई चेंज देयर मटेरियल एंड गिव हाँ देम दीज बुक्स, सो सम ऑफ द बुक्स यू कैन सी इन द डिस्प्ले, ये हैंड हाँ राइटिंग विदाउट टीयर्स की कुछ बुक्स होती हैं जो बनी बनाई आती हैं और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है. सो द पॉइंट इज़ डोंट ब्लाइंडली download any kind of worksheets or buy anything randomly from the shelves. A little knowledge to understand what will be developmentally right for my child's love of writing, and करेक्ट not that they just do it और escape कर रहे हैं. हाँ So ये बहुत मैटर करता है, और अगर कंफ्यूजन होता है तो एक्सपर्ट से राय लेने में हेल्प मिलती है. करेक्ट सो जो 3 इम्पोर्टेंट टिप्स मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन से मिले कि स्लेट जो हमारा बेसिक है जिस पे हमारे आई थिंक माँ बाप ने सबसे पहले लिखना शुरू किया, जी. वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मटेरियल है राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने डेवलप करने के लिए. फर्स्ट सेकंड, जो भी हम राइटिंग बुक्स सिलेक्ट करें उसमें कलरिंग ज़्यादा ना हो, ब्लैक एंड वाइट में सिंपल हो ताकि बच्चा अपनी मर्जी से कलरिंग कर पाए. जी. थर्ड जो इम्पोर्टेंट मैं चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, राइटिंग में हैप्पी मोमेंट्स कैसे क्रिएट करें क्योंकि ये ना एक टास्क लगता है और बच्चा ऑलरेडी क्लास में स्कूल में पढ़ के आ रहा है, घर आके जब उसको होमवर्क करना पड़ता है. स्पेशली मुझे याद है कि हमें हमारे बचपन में गर्मी की छुट्टियों में 50 पेजेस लिखो हिंदी में, 50 पेजेस लिखो इंग्लिश में, तो वो ऐसे लगता था एक दिन में लिख के ख़त्म कर दो ताकि सारी छुट्टियां खराब ना हो. एक्चुअली ये कुछ प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनली हैंड राइटिंग, द लव ऑफ राइटिंग विच इज व्हाट द राइटिंग इज मेंट फॉर. एक्चुअली यू नो थेराप्यूटिकली भी जब कोई स्ट्रगल कर रहा होता है उसे बोला जाता है जर्नल राइटिंग करो, तुम ना लिखो तुम्हारे को क्या फील होता है. कोई एंटरप्रेन्योर को जब बोला जाता है अपने गोल्स को तुम लिखोगे ना तब तुम लाइफ में सक्सीड ज़्यादा करोगे. सो राइटिंग इज समथिंग वी शुड, इट्स अ फ्लेयर ऑफ राइटिंग. वी शुड ऑल बी वेरी हैप्पी टू राइट. But somehow it has become, like you said, a kind of homework based punishment or the task of, because I think, I mean, I'm not sure how much to say, but a lot of, even in B.Ed, none of the curriculum to the teachers, they are taught ki handwriting kya hai. If whenever I've interacted with educators, and to due respect to them, and if I ask them the nuances of writing, that how the formation happens, and why, when does a single alphabet moves to print to cursive, and what are the stages, and why would a child be making reversals, unfortunately बहुत training ही नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस टॉपिक पे, इवन टू आवर एजुकेटर्स. बट इसलिए जो ट्रेडिशनली चल रहा है और हम अज्यूम करते हैं राइटिंग तो आ जाएगी ना, मतलब अब हमने मैचिंग सिखा दी, हमने वर्कशीट्स करा दी, हमने डॉट टू डॉट करा दी, हमने पैटर्न्स करा दी, अब बच्चे लिख लेंगे. लेकिन ज़्यादातर लिख लेते हैं, पर कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं और कुछ बच्चे दे डोंट नेवर लव टू राइट.
So the way that is why when the right things have been done at the right stages, हाँ, the love for writing will always happen. हाँ, But in some cases, yes, there can be an issue which is blocking their skills and the developmental areas which lead to good writing. हाँ, जैसा मैंने कहा, जो हमें फिर हम असेस करते हैं, और हम्म, कई बारी कुछ डायग्नोसिस, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया yes, या कुछ ADHD, इवन ऑटिज्म के बच्चों में हैंड राइटिंग एज एन ऑर्गेन पार्ट ऑफ देयर डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें हमारे को एक प्रोफेशनल हेल्प देनी पड़ती है. देन हाँ, अगेन वी आइडेंटिफाई द राइट स्टेज. हम्म, वो एक अलग एरिया हो गया जिन हम्म, बच्चों में कुछ ऑर्गेनिक प्रूवन डायग्नोसिस है. हम्म, बट a lot of shaded children, the shaded zone where those children without anything just हम्म, don't want to write. हम्म, And then when we identify some stage was missing, जितनी बातें हमने आज करी हाँ, उसमें हाँ, कुछ स्टेज में मिसिंग था, हम्म, और फिर जब हम उसको उसके लिए हेल्प करते हैं, so they do develop the liking to write. And this is something, I mean, as a very ultimate thing जो हमारे को, हम सबको as an it's a in lifelong academics, skill. yes. करेक्ट. एक बड़ी अच्छी कहावत है डॉक्टर रिचा, लिखे मूसा पढ़े खुदा. Oh. हाँ, और बोलते हैं कि डॉक्टर का लिखा हुआ सिर्फ केमिस्ट पढ़ सकता है. सो हमारी यहाँ बैठी हुई टीम ने भी ये सवाल किया है कि अब राइटिंग तो बन चुकी है, क्या लेटर स्टेजेस में जैसे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या अपने प्रोफेशन में आ गए जिनकी हैंड राइटिंग वही लिखे मूसा वाली है, तो क्या उस स्टेज में जाके भी राइटिंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं या वो अब So, फॉर्म हो चुकी जहाँ है? चाह वहाँ राह. हम्म, अगर वो चाहते हैं कि हम राइटिंग इम्प्रूव करें, और कई बारी मेरे पास यंग कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग जॉब में लोग, उनको जब पता चलता है कि एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट माइट हेल्प अस एंड वी हाँ, हैड बैड हैंड राइटिंग थ्रू द ईयर्स, तो हम हेल्प कर पाते हैं. कई बारी किसी का एक राइटिंग सैम्पल देख के हमें पता चल जाता है कि इसके सारे कर्व्स में प्रॉब्लम है. अगर हम इसके सिर्फ कर्व्स को ही ठीक कर दें तो ओवरऑल राइटिंग का अच्छा, 30% वाओ, नजरिया बदल जाएगा. या हम्म, जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेशन टॉप टू डाउन होनी चाहिए, पर फॉर सम रीजन कुछ बच्चे नीचे से ऊपर बचपन से लिख रहे थे, हाँ, तो उनकी स्पीड राइटिंग की स्लो रहती है, एंड दे हाँ, कीप स्ट्रगलिंग एंड दे हैव हाँ, टू जस्ट फिनिश. दे आर वेरी स्मार्ट, सो दे हैव टू फिनिश, तो क्वालिटी ऑफ राइटिंग हैम्पर होती है, और फिर वो हम्म, धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है. हम्म, बट जब हम उनको उस समय थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं कि आप अगर टॉप टू डाउन कुछ अल्फ़ाबेट्स बनाना शुरू कर दें, और हम उन्हें हाँ, आइडेंटिफाई करके बता पाते हैं हाँ, कि फॉर एग्जांपल पी आप उल्टा हम्म, बनाते हैं, या आप जब आप कर्व्ड वाले अल्फ़ाबेट्स यानी क्यू या ओ, हाँ, ये सब को अगर आप सही बनाएंगे तो आपकी राइटिंग में सुधार आ जाएगा. सो दैट रियली हेल्प्स. हम्म, सो ऐसा नहीं है कि एनी रॉन्ग, जो रॉन्ग या बैड राइटिंग के सैम्पल को 10 पेजेस ऑफ कर्सिव या हाँ, प्रैक्टिस दे दी जाए तो वो सुधरेगा, ऐसा नहीं होगा. जो मैं ऑलरेडी, अगर मेरी राइटिंग में कुछ कमी है और मैं उसी को ही 10 बार कॉपी कर रही हूँ, मैं नहीं सुधार रही हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग द वर्स एग्जाम्पल ऑफ इट एंड हेटिंग इट मोर. हम्म, So just writing it, just identifying the real formational gap. Sometimes it's just spacing, कि वो जब अच्छा, एक वर्ड लिखते हैं उसके बीच में अक्षर की स्पेसिंग बहुत कम होती है. अगर मैंने हाउस लिखा है हाँ, तो मैं HOUSE के बीच में इतना क्रंच्ड लिखती हूँ, फिर मैं हाँ, नेक्स्ट स्पेस ज़्यादा छोड़ती हूँ और नेक्स्ट वर्ड आता है. हाँ, सो समटाइम्स इट्स, मैं अगर स्पेसिंग ही हमें दिखती है कि अगर इसके शब्द खुले हो जाए, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग कम हो जाए और विद इन अ वर्ड स्पेसिंग बेटर हो जाए, तो राइटिंग सुंदर हो जाएगी. हाँ, And just a simple tip helps them so much. हाँ, So a lot of these smaller things can help any person at any stage who feel that they can improve. So we can be helpful sometimes. डॉक्टर रिचा, एक चीज़ हमने जो अब लेटेस्ट खासकर जो बड़े बच्चे हैं जो 9th ऑनवर्ड्स हैं जो लैपटॉप पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन सिचुएशंस में भी बच्चों की राइटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है क्योंकि Hmm. ज़्यादातर उनका टाइम कीबोर्ड पे डॉक्यूमेंट्स बनाने में या अपने प्रोजेक्ट्स पूरे करने में, तो एक बच्चों का ये भी माइंडसेट बन गया है कि लिखना अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हर जगह वो की Replace हो रहा है. रिप्लेस हो रहा है. तो क्या ये सही डायरेक्शन है? क्या इसके लिए बच्चों में अलग स्किल्स डेवलप होनी चाहिए कि कीबोर्ड पर वो किस तरीके से काम कर सके? सो सही डायरेक्शन है, अगर
सही एज पे जब इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड यूजिंग एन एक्चुअल कीबोर्ड रादर देन द वंस ऑन आईपैड, एंड सो हाँ, वो रिकमेंडेड है। और उसके लिए भी जैसे हमने राइटिंग के लिए हैंड फंक्शंस की बात की थी या सही ग्रिप की बात की थी, तो कीबोर्डिंग स्किल भी एक यूज ऑफ बोथ हैंड्स ऑन द कीबोर्ड इन द राइट वे, so that because so much of sometimes some professions will require 8 to 10 hours of usage of keyboards, or so the right angles of wrist placement, the right placement of the keyboard, uh, and again in left handed some of the mouse placements also we discuss, और कौन सी फिंगर्स कहाँ यूज होनी चाहिए। जैसे कोटी वाला कीबोर्ड है तो हाँ। लेफ्ट हैंड आप उसमें तो लेफ्ट हैंड यूसेज उतनी ही हो रही है जितनी राइट हैंड होती है। हुँ, So there is again a methodology which is being developed to understand that which angles when the fingers move on the keyboard have to be used, moving up and down for the lower keys, the upper keys। तो इसकी भी अब एक पूरी साइंस है जो हम लोग डेवलप भी कर रहे हैं, कुछ हो भी गई है। हुँ। और जैसे लेटर कार्पल टनल सिंड्रोम या इस तरह के हैंड में झंझनाहट, और ये नर्व्स में भी बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंप्यूटर एंड कीबोर्ड यूसेज। So a lot of research as therapists and other professionals in this field are also doing on now the right keyboarding. हुँ, So keyboarding, like handwriting, is also a science which has to be now looked into, and we are already seeing children and teenagers with hand pain and other issues. So उसमें भी कौन से movement को the angle at which the keyboard should be placed along with the height of the chair table, ये हुँ। बहुत ज़रूरी है। और राइट posture, राइट प्लेसमेंट, ये सब चीज़ों पे भी हम लोग गाइडेंस देते हैं, एंड वन शुड ऑल्सो सीक आउट राइट टिप्स ऑन दैट। आज के पॉडकास्ट में हमें कहाँ से शुरू करना है, कितनी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं यंग पेरेंट्स के लिए, लेटर स्कूल गोइंग बच्चों के लिए और बाद में उन बड़े बच्चों के लिए जो अपनी हैंड राइटिंग को सुधार सकते हैं, उस पे बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए। सो थैंक यू डॉक्टर रिचा, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आई होप अगर फिर भी राइटिंग को लेकर आपके लिए कुछ भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा। डॉक्टर रिचा, कुछ ऐसा है डॉक्यूमेंट जिसको हम अपने पेरेंट्स या व्यूअर्स के लिए अपलोड कर सकते हैं, चेकलिस्ट वगैरह टू हाँ, चेक आई कैन राइटिंग स्किल्स? शेयर स्टेजेस में जहाँ जहाँ बच्चे की, जैसे देर इज डिफाइंड कि इस स्टेज पे बच्चे की स्पीड 5 वर्ड्स पर लाइन होनी चाहिए, हाँ, या जिस स्टेज पे 50 वर्ड्स इन अ मिनट होनी चाहिए। हाँ, और ज़्यादातर बच्चे हमारे पास स्पीड ऑफ राइटिंग की वजह से आते हैं कि बहुत स्लो लेबर्ड राइटिंग है। हाँ, अगेन लाइक अ कार, गाड़ी की स्पीड अच्छी है जब गियर क्लच सिस्टम सब अच्छा चल रहा है तो हाँ, गाड़ी की स्पीड अच्छी है। हाँ, वैसे हैंड राइटिंग की स्पीड की जो सब पार्ट्स हमने डिस्कस किए, अगर कहीं पे कुछ लूप होल होता है, हाँ, सो वो हम कुछ ऐसी चेकलिस्ट पेरेंट्स को या स्कूल्स को भी शेयर करते हैं टू आइडेंटिफाई, एंड देन दे कैन बी रेफर्ड और दे कैन सीक हेल्प। वेरी गुड। सो डिस्क्रिप्शन में हम वो अटैच कर देंगे। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। विद दैट नोट, धन्यवाद।